हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2026 का सेट बी क्लास 12वीं बायोलॉजी, जो 6 मार्च को हुआ था। 2 सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सेट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरियल स्पीसीज एक्ट एज एन बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू डिजोल्व द फंगल सेल वाल। तो काइटिनेज, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर स्क्वेयर पर ईयर आ जाएगा, ए ऑप्शन है। स्टार्टिंग पॉइंट इन द डेट्रिटस फूड चेन इज द डेड ऑर्गेनिक मैटर, बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। pollen grains retain viability for the months in the plant belonging to the different female families given below। तो इसमें आ जाएगी सोलेनेसी, लेगुमिनेसी और रोजेसी। तो बी ऑप्शन है 1, 2 और 4, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ द 2 थिक एंड 4 स्पोरेंजिया, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टर्मिनेटर कोडोन है ऑल ऑफ द अबव, सभी UAA, UGA और UAG ये सभी टर्मिनेटर कोडोन है, स्टॉप कोडोन है, तो डी ऑप्शन सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अलाउ ए मॉलिक्यूल टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो एबिलिटी टू इजीली ब्रेक डाउन स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, ये आंसर आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द पैथोजन ऑफ अमीबिक डायसेंट्री, तो डी इसका एंटामीबी हिस्टोलिटिका है। अगला है मेंशन द टाइप ऑफ इवोल्यूशन दैट हैज़ ब्रोट द सिमिलरिटी एज सीन इन द पोटैटो ट्यूबर एंड स्वीट पोटैटो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आ जाएगा। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पैकर्सिस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। नेम द ओरल पिल विच इज टेकन बाय द इंडियन वोमेन वंस ए वीक, सहेली। A cross between an organism of an unknown genotype and homozygous recessive organisms, ये टेस्ट क्रॉस होता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ बायोरिएक्टर्स। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट आ जाएगा इसमें। अगला देखते हैं। For DNA sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज, ये ठीक है, ऑप्शन ठीक है। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू बी हैव हायर अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 to raise power 9 बेस पेयर्स एंड टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस इज़ वेरी हाई, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका जो बी है ये आ जाएगा। असर्शन ए एंड आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, बट रीजन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द बायोरिएक्टर्स रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली प्रोडक्ट्स, मतलब उसको इंक्रीज करने में हम बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं। बायोरिएक्टर्स में अलग अलग ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस, पीएच, ये सब होता है। फॉर माइक्रोब्स सच एज द टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट एक्सेट्रा आर अवेलेबल, दोनों बोथ आर करेक्ट। और बी आर जो है ए का असर्शंस का सही एक्सप्लेनेशन है, तो ए ऑप्शन सही है इसकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP इज ड्यू टू गेट रीड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। इट इज़ यूजुअली डन आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ए असर्शन इज ट्रू, रीजन आर रॉन्ग, तो सी ऑप्शन सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। इसमें है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2-2 नंबर के हैं इसमें सभी क्वेश्चंस। डिस्क्राइब फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया क्या होता है? ये इनबोर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का, और ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में आ जाता है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स होता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो इंसान में ये होता है फिनाइलकेटोन्यूरिया, उसमें एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। वो एंजाइम उस एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? फिनाइल एलिलाइन एमिनो एसिड को वो टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो टायरोसिन में कन्वर्सन नहीं होगा फिनाइल एलिलाइन का, और फिनाइल एलिलाइन की मात्रा बढ़ जाती है, अमाउंट बढ़ जाता है, और वो
जो है अकुमुलेट होने लग जाता है और वो फिनाइल पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिनाइल पायरिक एसिड और दूसरे डेरिवेट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जब इसकी अकुमुलेशन हो जाती है ब्रेन के अंदर तो उससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है। बिकॉज क्यों हो जाता है एक्सक्रीट, क्योंकि इसकी पुअर एब्जॉर्प्शन होती है किडनी के द्वारा, तो ये बाहर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ म्यूटेंट्स। म्यूटेंट्स का म्यूटेशंस क्या होते हैं? म्यूटेशन इज ए फिनोमिना which results in alteration of DNA sequences and consequently results in change in the genotype and phenotype of organisms. Mutation leads to a variation in DNA. Loss or gain of the segment of DNA results in alteration in the chromosome called the chromosomal aberration. यानी कि एक या तो क्रोमोसोम का लॉस हो जाना या फिर गेन हो जाना, तो उससे उनको क्रोमोसोमल एबरेशन बोलते हैं। Point mutation due to change in the single base pair of DNA, for example, sickle cell anemia. Deletions and insertion of base pair of DNA cause frame shift mutations. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम वेरियस प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बोन मैरो और थाइमस होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर्स, पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 शोइंग द रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। ये इसका डायग्राम है, देखिए आप ड्रॉ कर लेना सर्कल में। तो इसमें सारी इसमें देखो क्या क्या दिखा रखे हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट्स कौन कौन सी है? HIND3 है, देखो ऊपर HIND3 दिखा रखी है। EcoR1 दिखा रखा है, इसके साथ CLAV1 भी है। SAL1 देखो जहाँ टेट्रासाइक्लिन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। DMH1 है। रोप क्या होता है? ये प्रोटीन को कोड करता है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मिड में ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। और ये एम्पिसिलिन जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, इसके में देखो PBU1 है, PST1 है। ये सभी इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो ये आप इस तरह ड्रॉ कर देना, ये 2 अंक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी इंटरनल चॉइस में है, या तो आप डायग्राम बना देना या फिर वाई डज BT कॉटन क्रॉप टॉक्सिन नॉट किल बैसिलस बट किल्स इंसेक्ट्स। अगर ये BT खुद को क्यों नहीं किल करता बल्कि दूसरे इंसेक्ट को किल कर देता है, इसका देख लेते हैं। BT टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव टॉक्सिन्स। BT टॉक्सिन जो प्रोटीन होता है वो बेसिलस के अंदर जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसको इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेता है तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो होता है कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि इसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है। इसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट क्या है? अल्केलाइन pH होता है। और इंसेक्ट्स के अंदर इंसेक्ट के गट के अंदर अल्केलाइन pH ही होता है। और इससे जो है क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, फिर ये एक्टिव हो जाता है। तो ये एक्टिवेटेड जो टॉक्सिन है ये बाइंड कर जाता है मिड गट के एपिथेलियम सेल के साथ और उसमें पोर क्रिएट कर देता है। और ये पोर से क्या हो जाता है? स्वेलिंग आ जाती है और उससे लाइसिस हो जाता है और इससे उसकी डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। अगला देख लीजिए, ये दे रखा है आइडेंटिफाई A एंड B इन गिवन फिगर रिप्रेजेंटिंग द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ द वर्टिब्रेट। देखो A है मैमल्स और फिर बर्ड्स दिखा रखे हैं, फिर रेप्टिल्स, फिर B है एम्फीबियंस। हाफ में फिशेज हैं और ये हाफ जो है इन चारों का है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ बायोलिस्टिक गन इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। माइक्रोपार्टिकल्स ऑफ विच एलिमेंट आर यूज्ड इन दिस टेक्निक। देखो इसका किस लिए यूज करते हैं? टू इंट्रोड्यूस एलियन DNA इनटू होस्ट सेल्स, ये इसका मतलब रोल है। फिर माइक्रोपार्टिकल्स गोल्ड एंड टंगस्टन आर यूज्ड इन दिस टेक्निक, इससे जो माइक्रोपार्टिकल्स यूज करते हैं। डिफ्रेंशिएट पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। पेरिस्पर्म क्या होता है? इन सम सीड्स द रेजिडुअल एंड द persistent न्यूसेलस इज कॉल्ड एज द पेरिस्पर्म। इसमें ब्लैक पेपर और बीट का एग्जाम्पल है। पेरिकार्प क्या होता है? वाल ऑफ द ओवरी विच डेवलप्स इनटू द वाल ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड द पेरिकार्प, यानी कि फ्रूट की जो वाल होती है वो पेरिकार्प होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल द सिलेंड्रिकल पोर्शन below the level of cotyledon is hypocotyl. It terminates at its lower end in the radicle or root tip. The root tip is with the root cap. Epicotyl क्या होता है? The portion above the embryonal axis
portion of the embryonal axis above the cotyledon is epicotyle. It terminates with the plumule stem tip. यानी जो plumule stem बनाता है वो epicotyle होता है, जो root बनाता है वो hypocotyle होता है. अब है why the both strands of the DNA not copied during the transcription. वाई बोथ स्ट्रैंड्स क्यों नहीं होता? दो कारण है इसके. पहला तो है बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज ए टेम्पलेट. अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, दे वुड कोड फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल. दोनों ही आरएनए मॉलिक्यूल बना देंगे, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा विद डिफरेंट सीक्वेंस, और दोनों का सीक्वेंस अलग अलग होगा. इफ़ दीज आरएनए मॉलिक्यूल को, अगर ये दोनों डिफरेंट जो आरएनए बने हैं, अगर ये दोनों आरएनए अगर मॉलिक्यूल के लिए कोड करते हैं ना, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, तो जो प्रोटीन बनेगा वो भी दो तरह अलग अलग तरह का बनेगा. द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट. वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए, अब एक सेगमेंट से डीएनए से दो तरह के प्रोटीन बन जाएंगे कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स, एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी. इससे क्या होगा, इससे कॉम्प्लिकेशन राइज हो जाती हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी में. कौन सी इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करनी है, तो इस कारण से ये दोनों स्ट्रैंड्स नहीं कर पाते. दूसरा है द टू आरएनए मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली. अगर दोनों आरएनए मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, वुड बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेगा. और डबल स्टैंडर्ड आरएनए के बनने के बाद ये ट्रांसलेशन नहीं हो जाएगी, ट्रांसलेशन रुक जाएगी, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, और ये भी एक फ्यूटाइल वन होगा, बेकार जाएगी ट्रांसक्रिप्शन अगर ऐसा होगा. सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. इसमें सभी क्वेश्चन 3 अंक के हैं. पहला है नेम द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकोनाइज प्रोड्यूस होता है. मोनेस्कस से स्टेटिन प्रोड्यूस होता है. ट्राइकोडर्मा से साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस होता है. 3 लिख दोगे तो 3 अंक मिल जाएंगे आपको. अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखिए, पहला ये लक्ष्य रखा गया था कि हमें 20 से 25,000 जो जीन्स हैं ह्यूमन डीएनए के, उनको आइडेंटिफाई करना है. फिर जो ह्यूमन डीएनए का जो उनका केमिकल बेस है, 3 बिलियन बेस पेयर जो होते हैं, उनका सीक्वेंस डिटरमाइन करना है. फिर इस इंफॉर्मेशन का जो है स्टोर करना है डाटाबेस. फिर इसके लिए इम्प्रूव करने हैं टूल फॉर डाटा एनालिसिस. भाई डाटा हमने स्टोर कर लिया, इसका एनालिसिस करने के लिए टूल को इम्प्रूव करना है. फिर इसको ट्रांसफ़र करना है रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द अदर सेक्टर्स, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में. एड्रेस द एथिकल, लीगल और इस काम को करते समय जो भी हमारी प्रॉब्लम आएंगी, एथिकल हैं, लीगल हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है, ये भी प्रोजेक्ट का गोल था. स्टडी ऑफ रिलेटेड जीन्स एंड डिसऑर्डर्स, फिर उनकी स्टडी करनी है, किस जीन से कौन सी बीमारी हो रही है, क्या है. प्रोस्पेक्ट्स फॉर, और ये भी रखा गया था कि भाई हेल्थी ह्यूमन की हेल्थी लाइफ के लिए कैसे कैसे क्या किया जाए. तो इस तरह से ये गोल थे इसके. अगला क्वेश्चन है, या इंटरनल चॉइस में दे रखा है, मेंशन 3 एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक. 3 दिखा रखे. इट इज़ यूज्ड इन पैटर्निटी एंड मैटरनिटी टेस्टिंग. डीएनए टेस्ट करते हैं, यानी कि किसी का बच्चे का माँ बाप कौन है उसके लिए, और आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं. फोरेंसिक साइंस में इसका उपयोग करते हैं. इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशंस सच एज इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज़. करंटली मैनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज टू जनरेट डीएनए फिंगरप्रिंट्स. बहुत से प्रोब बनाए गए हैं डीएनए फिंगरप्रिंट बनाने के लिए. अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास. तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ नंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी. ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो जाएंगे. ये अलग अलग हैं. देखिए, पहला है पिरामिड ऑफ, 2 ही करने हमें, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास. होते तो 3 है, एनर्जी का भी होता है, लेकिन ये हमें 2 ही करने हैं. पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमेशा अपराइट होएगा. प्राइमरी प्रोड्यूसर, देखिए डायग्राम दिखा रखा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो ज़्यादा है नंबर में, उससे फिर संख्या घटती चली जाती है. कंज्यूमर्स की प्राइमरी की और कम हो गई, सेकेंडरी की ओर घट जाएगी, और टर्सरी की ओर सबसे कम हो जाती है. तो इस तरह से बेस पे जो है वो प्रोड्यूसर है, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो कंज्यूमर की ऐसे ऐसे घटती जाएगी, तो ऐसे अपराइट हो जाएगा. बेस टू टॉप घटती जाएगी इसकी. लेकिन अगर पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम फॉरेस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर इन्वर्टेड होता है. फॉरेस्ट में क्या होता है, जो एक पेड़ होता है, एक बिग ट्री है, वो बेस बनाएगा, प्रोड्यूसर यानी एक हो गया, लेकिन उस पर रहने वाले इंसेक्ट की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, और इंसेक्ट को खाने वाले बर्ड्स की संख्या और ज़्यादा होगी. तो इस तरह से इन्वर्टेड हो जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है.
अब जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये अपराइट होता है, अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, नंबर की तरह है। इसमें प्रोड्यूसर जैसे ही अभी हमने नंबर का पढ़ा, इसका जो प्रोड्यूसर है वो मोर इन बायोमास है। और फिर जैसे कंज्यूमर्स का बायोमास घटता चला जाएगा बेस टू टॉप तक, बॉटम टू टॉप तक घटता चला जाएगा। तो ये अपराइट हो गया, ये दिखा रखा है इसमें, ये ग्रासलैंड्स में दिखा रखा है। अगला देख लीजिए, जो कि ये सी के अंदर है। सी में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है, उनका जो बायोमास कम होता है, और जो प्लैंक्टन उसके ऊपर फीड करती हैं उनका बायोमास ज़्यादा होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश इज फार एक्सीड्स द दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इस तरह से हमारा ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाला क्वेश्चन हो गया है। फिर है डिस्क्राइब द हार्डी-विनबर प्रिंसिपल, को डिस्क्राइब करना है। हार्डी-विनबर प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अलील फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो अलील फ्रीक्वेंसीज हैं आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट, स्टेबल और कांस्टेंट है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशंस। द जीन पूल, उसमें जो टोटल जीन होते हैं और उनके जो अलील होती है किसी पॉपुलेशन में, उसको जीन पूल बोल देते हैं। रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जीन पूल कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जब कोई चेंज नहीं आता तो उसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सम टोटल फोल द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज 1, जब सभी फ्रीक्वेंसीज का टोटल करते हैं तो 1 बोलते हैं। तो देखो नीचे दे रखा है, प्रिंसिपल इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया गया है, p² + 2pq + q² = 1। यहाँ इसलिए दिखा रखा है सम टोटल फोल द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज 1। इसको ये बता रहा है, इस इक्वेशन से पता चल रहा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। जो p है यहाँ, p एंड q जो है वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स हैं। p² का मतलब है दोनों डोमिनेंट अलील हैं, q² का मतलब है दोनों रिसेसिव अलील्स हैं, और pq का मतलब है हेट्रोजाइगोट कंडीशन है, p डोमिनेंट और q रिसेसिव। तो इस तरह से उससे एक्सप्रेशन से उसने अपना दिखाया था प्रिंसिपल। 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हार्डी-विनबर इक्विलिब्रियम को, जो कि है म्यूटेशंस है, नो म्यूटेशंस, न्यू अलील्स आर नॉट क्रिएटेड, यानी कोई म्यूटेशन नहीं होती हार्डी-विनबर। उसने कहा था ना कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट होगा तो म्यूटेशन नहीं होगी, कोई नई अलील नहीं आएगी। और एग्जिस्टिंग अलील्स आर नॉट अल्टरेटेड, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रैंडम मेटिंग, इंडिविजुअल्स मस्ट मेट रैंडमली, इसमें उसने कहा था कि रैंडमली मेटिंग करेंगे विदाउट एनी सिलेक्शन बेस्ड ऑन द जीनोटाइप और फिनोटाइप। नो नेचुरल सिलेक्शन, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। ऑल इंडिविजुअल्स मस्ट हैव एन इक्वल चांस और सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन रिगार्डलेस ऑफ देयर ट्रेड्स, कोई मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। एक्सट्रीमली लार्ज पॉपुलेशन साइज, इनका जो साइज होता है पॉपुलेशन साइज का जो है वो लार्ज होता है। ए लार्ज पॉपुलेशन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ रैंडम फ्लक्चुएशंस इन एलील फ्रीक्वेंसीज नोन एज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। नो जीन फ्लो, ना ही जीन फ्लो होगा, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू एंड आउट ऑफ द पॉपुलेशन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स थे इसके, ये आप इस तरह लिख देना। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, अब है डिस्क्राइब द एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये इंटरनल चॉइस में दे रखा है, मेजर कॉजेज ऑफ द स्पीसीज लॉसेस इन ए जियोग्राफिकल रीजन। तो ये देख लेते हैं। एक्स सितु कंजर्वेशन क्या, ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है। इन दिस कंजर्वेशन threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in the special setting where they can be protected and given special care. जूलॉजिकल पार्क्स आ जाएंगे, बॉटनिकल गार्डन आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सफारीज आ जाएंगी, इसके लिए बनाए गए, इस पर्पज़ के लिए। क्रायो प्रिजर्वेशन भी टेक्निक से भी हम गैमेट्स को जो है स्टोर कर सकते हैं, वायबल फर्टाइल कंडीशन में बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर मेथड से भी हम प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। सीड बैंक्स भी बनाते हैं, सीड बैंक ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक्स। इसके इंटरनल चॉइस में था, बायोडाइवर्सिटी लॉज के कारण थे। फास्टर रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होते हैं। वो 4 जो हैं उनको द एविल क्वार्टेट बोल देते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन देख लेते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है, इट इज़ द प्राइमरी कोज ऑफ द एक्सटिंक्शन, प्राइमरी कोज है एक्सटिंक्शन का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ एंड सरफेस नाउ रिड्यूस टू 6%, यानी 14% एरिया था, अब 6% रह गया है, तो इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गई है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे हैबिटेट के टुकड़े हो जाते हैं। जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल दे रखा है, जो लंग्स है प्लेनेट का,
उसमें मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं, उनको जो है इज़ बीइंग कट एंड क्लियर फॉर कल्टीवेशन सोयाबीन्स। और उसमें बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, मिलियंस हैं। तो उस अमेजन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है सोयाबीन और कल्टीवेशन के लिए, और कन्वर्जन टू ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल। When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territory बहुत ज़्यादा affected ये होते हैं। With migratory habitats are badly affected, leading to population declines. Habitat degradation and population degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of the many species, बहुत सी species को threatens कर देता है। Over exploitation क्या होती है? When biological system is over exploited by man for the natural resources, it results in degradation and extinction of the resources. And for example, stellar sea cow, passenger pigeon were extinct due to the overexploitation by humans. Many marine fish populations are over harvested. बहुत सी फिश पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा हार्वेस्टेड पकड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको खतरा हो गया है। अगर लगातार ऐसे ही चलता रहा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, और कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तीसरा कारण है एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स। अगर एलियन स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो उनमें से कुछ जो है इन्वेजिव हो जाती हैं, और इससे क्या होता है, जो इंडाइजीनियस स्पीसीज़ होती हैं वो एक्सटिंक्शन हो जाता है। उनका एग्जांपल है नील पर्च, इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में ईस्ट अफ्रीका के अंदर। उससे 200 के स्पीसीज़ 200 के लगभग स्पीसीज़ जो है सिस्टलेट फिश के जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। फिर कुछ ऐसी हैं, कैरेट ग्रास है, लेंटाना है, वाटर एसेंथ है, इनका भी जो है इंट्रोडक्शन किया था इनका भी। इनसे भी एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है, थ्रेट पोज टू आवर नेटिव स्पीसीज। अफ्रीकन कैटफिश का एग्जांपल है क्लेरिस का, इसको इंट्रोड्यूस किया था एक्वाकल्चर के लिए, लेकिन इससे इंडाइजिनस कैटफिश को जो है खतरा हो गया है। को एक्सटिंक्शन में व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद आल्सो become extinct. When host fish species become extinct, its unique assemblage of the parasites also become extinct. In co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one leads to the extinction of the other. एक एक्सटिंक्ट हो जाता है तो उसके साथ साथ उसका पोलिनेटर भी जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा। आप देख लेते हैं सेक्शन डी, केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, दोनों 4-4 नंबर के हैं। पहले ये दे रखा है, राहुल ए 17 ईयर्स ओल्ड हाई स्कूल स्टूडेंट, यानी 10वीं क्लास का विद्यार्थी है, 10वीं क्लास में है, हैज़ स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद द कैनबिस। उसने कैनबिस को मतलब लेना शुरू कर दिया है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अभी लेके देखते हैं कैसा है अपने फ्रेंड्स के साथ। ही फील्स टेम्परेरी यूफोरिया बट सून एक्सपीरियंस विड्रॉल सिम्टम्स। उसको यूफोरिया फील होने लग गया, लेकिन जब वो उसको छोड़ना चाहता है तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आ गए हैं। राहुल्स हैबिट इफेक्ट हिज स्टडीज़। उसकी आदत से है उसकी स्टडी और उसके रिलेशन जो हैं उन पर प्रभाव पड़ा है। ड्रग अब्यूज़ कैन लीड टू द एडिक्शन। ड्रग अब्यूज़ से एडिक्शन आदि हो जाता है उसका इंसान, और उसके साथ सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन है, कैनाबिनॉइड्स दवा क्या है? तो कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स जो हैं ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं विच इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस स्टाइवा। फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड द रेजिन्स ऑफ द कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन द वेरियस combinations to produce the marijuana, hashish, charas and ganja. They are taken by inhalation and oral injections. Cardiovascular system of the body is affected by these drugs. तो ये कैनाबिनॉइड्स के बारे में आप लिख सकते हैं इससे आशीष। और अगला देखते हैं, हाउ डिड ड्रग अब्यूज़ अफेक्ट राहुल्स लाइफ। कैसे इफेक्ट होगी उसकी स्टडीज़। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, आइसोलेशन में चला, अकेला रहने लग जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, डिट्रोइटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंडशिप्स। और भाई उसका बिहेवियर जो है रेकलेस भी हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, वायलेंस है, चोरी चकारी भी करने लग जाता है, स्टीलिंग हैबिट आ जाती है उसके अंदर। व्हाट कैन हेल्प ड्यूरिंग एडिक्शन एडिक्ट्स रिकवर। क्या चीज़ है जो उसको रिकवरी में हेल्प करेंगे? उसको एजुकेशन, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उससे पेरेंट्स और पीयर्स उसके दोस्तों से उसको हेल्प से सहायता मिलेगी, उसकी मतलब हेल्प करनी चाहिए उसको बाहर निकलने से इस कंडीशन से। और मेडिकल डॉक्टर पास, प्रोफेशनल के पास, और मेडिकल हेल्प के लिए भी लेके जाना चाहिए उसको। रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से उसको उसकी रिकवरी में हेल्प करनी चाहिए सभी को। अगला देख लेते हैं,
What are the psychological effects of drugs abuse? एंजाइटी हो जाती है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, डिप्रेशंस हो जाते हैं, हेलुसिनेशंस हो जाते हैं। ये हो गए क्वेश्चन। अब है केस स्टडी 2 वाला। इसमें एक इन केस ऑफ एन इनफर्टाइल कपल मेल हैज़ abnormally लो स्पर्म काउंट, मेल में स्पर्म काउंट कम है इन एजुकुलेशन, एंड फीमेल हैज़ ब्लॉक्ड, फीमेल की जो ओविडक्ट ब्लॉक हो चुके हैं और उसके अंदर वेजाइनी के अंदर जो स्पर्माइसेटल सीक्रेशंस हैं, बट कैन, लेकिन वो एनवायरनमेंट दे सकती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए। तो उससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? कपल्स आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशंस, यानी वो बच्चे जो कपल्स हैं बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, उसको इनफर्टिलिटी बोलते थे हैं। व्हाट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द लो स्पर्म काउंट? हम IUI से कर सकते हैं, ICF से कर, ICSI से कर सकते हैं, IVF। ICSI और IUI क्या है? ICSI है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन ए लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, फिर इसको बाद में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। IUI क्या है? इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन, सीमन फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्थी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना और यूट्रस ऑफ द फीमेल। और हम इसकी क्या सलाह देंगे, कौन सी टेक्निक से बच्चे पैदा कर सकते हैं? IVF विद ICSI। अब है सेक्शन E स्टार्ट हो गया है। इसमें सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। तो पहला है व्हाट इज एन ओपेरोन? एक्सप्लेन द लैक ओपेरन मॉडल इन द ई कोलाई। और इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स। देखिए ओपेरोन क्या है? ओपेरोन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक DNA इन प्रोकैरियोट्स वेयर ए क्लस्टर ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन्स, मतलब कई जीन हैं वो कंट्रोल एक सिंगल प्रोमोटर उसको कंट्रोल करता है। दीज जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर इनटू ए सिंगल पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल अलाउइंग फॉर कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लैक ओपेरोन में जो है 1 रेगुलेटरी जीन होता है, आई जीन बोलेंगे जो है, और 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ZYA, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। आई हो गया, आई जीन हो गया, रेगुलेटरी जीन है, ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। फिर जो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, आई जीन जो है वो रिप्रेसर बनाता, देखिए रिप्रेसर बना रखा है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। और जो 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं इनमें जो Z है ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो Y है ये बनाएगा परमिएजिज, और A बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेजिस। तो इनका ये काम है, ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो देख लेते हैं इसका क्या है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट, इसमें जो सबस्ट्रेट है वो लैक्टोज है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, एंड इट रेगुलेट्स द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरोन। ये स्विचिंग ऑन और ऑफ में हेल्प करता है जो लैक्टोज है, और इसलिए इसको इंड्यूसर बोल जाता है, इंड्यूसर बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ए preferred carbon source such as the glucose. If lactose प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम, अगर ग्लूकोज नहीं है तो हम इसमें लैक्टोज प्रोवाइड कर देते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ मीडियम में। लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल में थ्रू द एक्शन ऑफ परमेज। ये याद रखना है कि भाई बहुत थोड़े लेवल में तो उसमें अपने आप ही जो है परमेज बनता रहता है। अगर ये परमेज थोड़ा भी नहीं होगा तो ये जो ये है लैक्टोज एंटर नहीं कर पाएगा सेल के अंदर। लैक्टोज देन इंड्यूसेस द, फिर लैक्टोज जैसे एंटर कर जाता है तो इंडक्शन प्रोसेस को ऑपरेट कर स्टार्ट कर देता है। द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरोन इज सिंथेसाइज्ड, देखिए रिप्रेसर बन जाता है, ये बनता ही रहता है चाहे स्विच ऑन हो ओपेरोन चाहे स्विच ऑफ हो। देखो दोनों केस में है, ऊपर वाला स्विच ऑफ है, नीचे वाला स्विच ऑन है। तो देखो स्विच ऑफ में भी रिप्रेसर मैसेंजर RNA से रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, स्विच ऑन कंडीशन में भी रिप्रेसर मैसेंजर RNA से रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है। लेकिन स्विच ऑफ कंडीशन में क्या होता है, रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है और ये स्विच ऑफ हो जाता है। ZYA अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने जो एंजाइम नहीं बना पाता। लेकिन जब लैक्टोज आ जाता है तो लैक्टोज इंड्यूसर का काम करेगा, लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा और रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है। और जैसे ही रिप्रेसर इनएक्टिव होता है ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर
पाएगा। तो जो प्रोमोटर है वो ये तीनों ZYA स्ट्रक्चरल जीन से इनके जो है प्रोडक्ट बना देगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएजेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। इसी तरह से ये काम करता है। जो रेगुलेशन होती है लैकोपेरिन की रिप्रेसर से, उसको नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। ये पॉजिटिव रेगुलेशन में भी काम करता है। तो इस तरह से आप लैकोपेरिन के बारे में बता सकते हैं। इसके इंटरनल चॉइस में ट्रांसक्रिप्शन दे रखी है। बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में 3 तरह के RNA होते हैं, मैसेंजर RNA, जो ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA। ये तीनों जो RNA हैं ये प्रोटीन बनाने में इनकी ज़रूरत पड़ती है। मैसेंजर RNA क्या करता है? मैसेंजर RNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। ट्रांसफर RNA एमिनो एसिड को लेके आएगा, रीड्स द जेनेटिक कोड, एंड राइबोसोमल RNA प्ले स्ट्रक्चरल कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। देर इज अ सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। एक ही जो RNA पॉलीमरेज है तीनों RNAs का जो है वो कैटालाइज करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ द RNAs इन बैक्टीरिया। RNA पॉलीमरेज जो है प्रोमोटर से पहले तो RNA पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर से 3 स्टेप होते हैं ट्रांसक्रिप्शन: इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन कब स्टार्ट होगा? जब RNA पॉलीमरेज के साथ सिग्मा बाइंड कर जाएगा, और सिग्मा बाइंड करने के बाद RNA पॉलीमरेज ये जो है टेम्पलेट से बाइंड करेंगे, तभी इसकी जो है इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। इट यूजेस, अब इनिशिएशन स्टार्ट हो गई है तो ये क्या करता है? RNA पॉलीमरेज यूज कर देता है न्यूक्लियोटाइड को एज ए सबस्ट्रेट, एंड पॉलीमराइजेज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ द कंप्लीमेंट्रिटी। फिर जैसे कि DNA टेम्पलेट है, उसका जो भी कोडोन है, न्यूक्लियोटाइड है, उसके साथ A है तो टेम्पलेट में उसके साथ जो है U बनेगा, G है तो C, इस तरह से बाइंड होते जाएंगे। इससे क्या होगा? ये जो है RNA पॉलीमरेज फैसिलिटी भी करता है ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूस एलोंगेशन। और इससे एलोंगेशन उसकी मैसेंजर RNA की बनती रहती है। ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन्स बाउंड द एंजाइम। थोड़ी छोटा सा स्ट्रेच उसके साथ बाउंड रहता है। एक बार जो पॉलीमरेज जो टर्मिनेशन में क्या होगा? जब पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो टर्मिनेशन रीजन पे पहुंच जाता है तो नेसेंट RNA जो फाल्स जो RNA बना है वो फॉल ऑफ हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और RNA पॉलीमरेज भी रिलीज हो जाता है। तो इससे टर्मिनेशन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन थेरेपी और ADA का डेफिशिएंसी का एग्जांपल देकर समझाना है, और इसके इंटरनल चॉइस में है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड और क्रॉप्स के में। देख लेते हैं। जीन थेरेपी, करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट involves insertion of a normal genes into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional genes. फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज की गई थी 1990 में 4 years ओल्ड गर्ल्स विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। ADA की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी में शुरू में तो ये जो एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी ये हो गया है वो क्रूशियल है फॉर इम्यून सिस्टम के लिए। इसके ये बीमारी जो डिजॉर्डर्स इज कोज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। जीन थेरेपी आने से पहले से 2 तरीके और अपनाए गए थे। एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से किया गया था और दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से किया गया था, लेकिन ये कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं था। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जीन थेरेपी आ गया। जीन थेरेपी में क्या किया गया था? लिम्फोसाइट्स हैं, पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट आइसोलेट करके उसको लेबोरेटरी में कल्चर किया गया था, और बाद में उसके अंदर ADA CDA जो है रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू उसमें डाल दिए गए थे, और फिर ये वापस से रिटर्न कर दिया गया था पेशेंट के अंदर, ये डाल दिया गया था और पेशेंट मतलब ठीक हो गया था। लेकिन जो लिम्फोसाइट ये बनाई गई हैं ये जो है मॉर्टल होती हैं, थोड़ी लाइफ स्पैन होता है, मर जाती हैं, लेकिन बार बार फ्रीक्वेंटली जो इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर करने के लिए ये सब कुछ है एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना पड़ेगा। आइसोलेट फ्रॉम जीन मैरो प्रोड्यूसिंग ADA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, तभी ये परमानेंट क्योर होगा इसका, नहीं तो ये बार बार हमें करवानी पड़ेगी। बायोटेक्नोलॉजी एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं इससे मिनिमाइज यूज हो गया फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, और हार्मफुल इफेक्ट भी कम हो गए हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इसके जो क्रॉप में है इससे जो क्रॉप बनाई गई है वो टॉलरेंट है टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट, हीट। और दूसरा जो है ये इनका केमिकल पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंट भी कम हो गया है।
हाँ, पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं वो भी कम हो गई हैं, और इनकी जो है प्लांट्स की मिनरल को ऑब्जर्व करने की जो है कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ गई है, बढ़ जाती है। और जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जैसे कि रिच रॉयस में बता रखा है, विटामिन ए की जो है न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हेल्थ कंसर्न्स हैं। न्यू जो प्रोटीन बनता है जीएमओ, वो एलर्जी कोज कर सकता है, एलर्जी क्रिएशन हो सकती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, ये जो क्रॉप है क्या करते हैं, ये पोलिनेट करेंगे वाइल्ड प्लांट को और वहाँ पर सुपर वीड्स बना लेंगे और रेजिस्टेंस होते हैं हर्बिसाइड्स के हो जाएंगे। तीसरा है क्रॉस लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द स्पेसिफिक जीएम क्रॉप में reduce the genetic diversity of the plants and animals, में making them more vulnerable to the डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स, और नॉन टारगेट जो ऑर्गेनिज्म होता है, देयर इज अ कंसर्न दैट द इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स लाइक बीटी कॉर्न माइट अनइंटेंशनली हार्म बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो है उसको नुकसान हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म, या फिर इंटरनल चॉइस में दे रखा है इसके पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। अब ये देख लेते हैं, इसमें स्पर्मेटोगोनिया होते हैं प्यूबर्टी के समय, इसमें माइटोसिस होती रहती है, माइटोसिस से अपने नंबर बढ़ाते हैं, और इनकी जो ये 46 क्रोमोसोम होते हैं, इन स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ जो है अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं, उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का जो है उनमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है इनमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होएगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की जो उसमें प्लॉइडी है वो एप्लॉइड बन जाते हैं। 23 क्रोमोसोम होते हैं, एक सेल से 2 बनेंगे। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होती है, उससे ये स्पर्मेटेड बनते हैं 4। इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्मेटेड से फिर स्पर्मियोजेनेसिस होता है, तो स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, और स्पर्मेटोजोआ से फिर स्पर्मिएशंस होगा, तो यानी स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो आप ये दिखा सकते हैं। अब स्ट्रक्चर है स्पर्म्स का, स्ट्रक्चर में पहले डायग्राम देख लेते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरी उसके ऊपर होता है, स्पर्म के ऊपर, तो हेड, नेक, मिडल पीस, टेल है। इसके ऊपर जो है हेड में एक्रोसोम है, इसमें एंजाइम होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम मटेरियल होता है। नेक है, मिडल पीस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मूवमेंट में, स्विमिंग में हेल्प करता है। टेल है, अगर देख लेते हैं, चार हो गए। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म हेड contains an elongated haploid nucleus, and anterior portion of which is covered by a cap-like structure acrosome. Acrosome is filled with enzymes that help fertilization of the ovum. The middle piece possesses numerous mitochondria, which produce energy for the movement of tall that facilitates sperm motility essential for fertilization. इस तरह से ये हो जाएगा। अगला जो है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन्स का पहले देखिए, एक्साइन है, इंटाइन है। जहाँ एक्साइन एब्सेंट होती है वहाँ जम्पोर होता है। जम्पोर्स क्या है? जम्पोर में से जब जर्मिनेशन होती है तो यहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है, और 2 सेल हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो इसको लिख देना फिर इसका। पोलन ग्रेन्स आर स्पेरिकल अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट हैज़ 2 लेयर्ड वाल होती हैं। एक्साइन आउटर हार्ड लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. It is most resistant organic material, withstand high temperature and store strong acid and alkali. मतलब ये हर एक इस कंडीशंस को सहन कर लेता है। अब स्पोरोपोलिन के कारण, स्पोरोपोलिन इज नॉट डिग्रेडेड बाय एंजाइम, कोई भी एंजाइम्स को डिग्रेड नहीं कर पाता। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड द जम्पोर्स वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट. इनर वाल जो होती है उसको इंटाइन बोलते हैं। ये कंटिन्यूस होती है, थिन होती है, और ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, वो
उसके बाहर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी एक्साइन इंटाइन तो होती है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। जब मेच्योर होता है पोलन ग्रेन तो 2 सेल हो जाती है, वेजिटेटिव सेल और द जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल देखो बड़ी है, दिखा भी रखी है डायग्राम में, और इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है, और जो न्यूक्लियस है उसकी शेप इरेगुलर होती है। नीचे है जो जनरेटिव सेल होती है, ये स्मॉल होती है, ये फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इसका न्यूक्लियस जो होता है स्पिंडल शेप होता है, और विद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका और विद न्यूक्लियस के साथ। तो इस तरह से आप ये पोलन ग्रेन के बारे में बता सकते हैं। तो आज हमारी ये वीडियो यहाँ कंप्लीट हो गई है। आशा है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाना। आपके लिए पीछे वाली वीडियो का जो है प्लेलिस्ट का लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।